नमस्कार साथियों, सभी विद्यार्थियों का हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। उम्मीद है आप सभी विद्यार्थी अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। चूँकि एग्ज़ाम्स अब नज़दीक है, ज़्यादा समय आपके पास नहीं बचा है, तो आप बिना किसी देरी के या फिर सभी कुछ अपने काम जो रिश्तेदारी वाला है या शादी-ब्याह का है, सभी काम छोड़ के आप पढ़ाई में लग जाइए, ताकि आप अच्छे से अच्छा रिज़ल्ट प्राप्त कर सकें एग्ज़ाम में। ठीक है साथियों, हम जो यहाँ कक्षा 10 की जो सामाजिक विज्ञान है, उसकी महत्वपूर्ण प्रश्न आंसर एग्जाम अप्रोच के हिसाब से देख रहे हैं और जो पैटर्न माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो है उसी के अनुसार हम देख रहे हैं यहाँ। तो आज हम एक महत्वपूर्ण पार्ट जो देखेंगे यहाँ भूमंडलीकृत विश्व का बनना, वह हम यहाँ देखने जा रहे हैं भूमंडलीकृत विश्व का बनना। तो इस पाठ के हम यहाँ कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे और कुछ वन लाइनर वाले देखेंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम इस प्रश्न के सबसे पहले कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न हम देख लेते हैं। आप कॉपी में नोट जरूर कर लीजिएगा साथियों, और वीडियो को पॉज करके अगर कोई समस्या है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, मैं उसका जरूर जवाब दे दूंगा। ठीक है, तो चलते हैं अपने क्वेश्चन आंसर की तरफ। सबसे पहले देखते हैं अपना विश्वव्यापी आर्थिक मंदी, क्योंकि पहले तो आप यहाँ देख लिए भूमंडलीकृत का मतलब मैं बता देता हूँ आपको साथियों। तो भूमंडलीकृत का मतलब है भाई, अपना पाठ का नाम भूमंडलीकृत विश्व का बनना है, तो भूमंडलीकृत का मतलब हम लेते हैं वैश्वीकरण। वैश्वीकरण, हालांकि वैश्वीकरण भी अपना अलग से एक चैप्टर है, लेकिन ध्यान रखना भूमंडलीकृत का मतलब वैश्वीकरण ही होता है। तो विश्वव्यापी जो पारस्परिक जुड़ाव है उसी को हम क्या बोलते हैं, भूमंडलीकृत। यानी कि पूरा भूमंडल यानी कि पूरी पृथ्वी एक हो रही है, एकीकृत हो रही है, इसी को हम क्या बोलते हैं, भूमंडलीकृत विश्व का बनना। पूरा विश्व एक गांव की तरह बनता जा रहा है। गांव की तरह मतलब एक गांव जिसमें सभी लोग मिलजुल के रहते हैं। अगर किसी को जरूरत पड़ती है तो वो सहयोग करता है, किसी को जरूरत पड़ती है तो उसकी आवश्यकता की वो पूर्ति करता है। इस तरीके से आज पूरा विश्व बना हुआ है। इसको हम वैश्वीकरण भी बोल सकते हैं या भूमंडलीकृत भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये अपना पाठ का सारांश या पाठ का अर्थ हो गया। अब हम चलते हैं प्रश्न की तरफ। तो पहला प्रश्न है, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी की शुरुआत कब हुई थी? तो आपने पाठ में इस प्रश्न को देखा होगा, और तो आपको याद भी रखना है। 1929 में 1929-30 में विश्वव्यापी आर्थिक मंदी आई थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों इस पूरे चैप्टर में। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी, आर्थिक मंदी से हमारा तात्पर्य होता है, और इसकी शुरुआत अगर पूछे तो शुरुआत अमेरिका से मानी जाती है साथियों। कहां से? अमेरिका से। और अमेरिका के, और सबसे ज्यादा असर भी इसका अमेरिका में रहा। तो विश्वव्यापी आर्थिक मंदी कब शुरू हुई? 1929 में। और कहां से? अमेरिका से। और सबसे ज्यादा प्रभाव भी कहां रहा इसका? अमेरिका में। ठीक है, आर्थिक मंदी से मैं मतलब बता देता हूं कि लोगों की जो खरीदने की क्षमता है वो कम हो जाती है, क्योंकि लोगों के पास उतना पैसा नहीं रहता है, तो लोगों की खरीदने की क्षमता जो है क्या होता है, कम हो जाती है। इसको हम आर्थिक मंदी के तहत देख सकते हैं। अगला है, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में कौन सी संस्था की स्थापना हुई? ये भी आपके वहाँ पाठ में अच्छे से दे रखा है। तो ब्रेटन वुड्स में एक तो होता है IMF, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ध्यान रखना, दोनों ही आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं। और एक होता है, एक अपनी और एक संस्था है इसमें, विश्व बैंक। ठीक है, विश्व बैंक। तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कब होता है? 1944। तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944 में होता है। और 1944 में इस सम्मेलन में दो संस्थाओं का उदय होता है। एक तो होता है IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसको हम बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, और एक है विश्व बैंक। इन दोनों को जो है ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतान भी कहा जाता है। ध्यान रखना, अगर पूछे कि ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतान कौन सी है, तो विश्व बैंक और IMF यानी कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष है। और इनका गठन कब हो रहा है? 1944 में। कौन से सम्मेलन के तहत? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत। ये अपना क्लियर है, समझ में आ रहा है सभी को? कमेंट करके एक बार थम्स अप कर दीजिए, समझ में आ रहा है कि नहीं, यस और नो। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है, विभिन्न देशों के बीच परस्पर तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया। ये हमने अभी बता दिया था, जैसा कि मैंने अभी कहा था कि विश्वव्यापी एकीकरण को हम क्या बोलते हैं? वैश्वीकरण। सिंपल सी बात है कि विभिन्न देशों के बीच जो
परस्पर जो तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया हो रही है उसको हम क्या बोलेंगे, वैश्वीकरण। ठीक है। और निजीकरण देख लीजिएगा कि जो सरकारी कंपनियां हैं उसको प्राइवेट हाथों में सौंपना निजीकरण है। उदारीकरण का मतलब होता है कुछ प्रतिबंध, जो सरकार कुछ प्रतिबंध लगाए रखती है सरकारी क्षेत्रों में, उनको क्या करती है, व्यापार की सुगमता के लिए उनको कुछ ढीला कर देती है या प्रतिबंधों को कम कर देती है, उसको उदारीकरण कहती हैं। और नेशनलाइजेशन राष्ट्रीयकरण होता है। तो अपना यहाँ हो गया कि तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया विश्व में वैश्वीकरण होता है। अगला है 18वीं सदी में विश्व का सबसे बड़ा केंद्र था। 18वीं सदी में ध्यान रखना, 18वीं सदी में यूरोप जो है, ये क्या सॉरी एशिया जो है 18वीं सदी में विश्व व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र हुआ करता था 18वीं सदी में। बाद में देखोगे तो, और इस एशिया में देखोगे तो भारत का एक महत्वपूर्ण स्थान था पूरे विश्व व्यापार में। लगभग 33% के आसपास, लगभग 30 से 32 से 33% के आसपास भारत का योगदान था पूरे विश्व व्यापार में। लेकिन जब अंग्रेज यहाँ आए और अंग्रेजी सत्ता के दौरान जो शोषण हुआ या जो व्यापार की ह्रास हुआ, उसके दौरान बाद में हम नीचे आ गए। तो ध्यान रखना 18वीं सदी में विश्व व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र क्या था, एशिया। अगला है भारत से ले जाया गया अनुबंधित श्रमिक क्या कहलाता था। तो ये गिरमिट या मजदूर प्रणाली के बारे में आपने सुना होगा। तो भारत से जो मजदूर ले जाए जाते थे वहां अनुबंधित, उसको हम कौन से मजदूर बोलते हैं, गिरमिटिया मजदूर। ध्यान रखना अनुबंधित का मतलब होता है उनसे एक एग्रीमेंट कर लिया जाता था कि आपको इतने साल के लिए इतनी पगार के हिसाब से आपको वहां काम करना है। एक बार अगर कोई श्रमिक इसमें अनुबंधित इस एग्रीमेंट पे या अनुबंध पे साइन कर देता था तो वो है उसमें बंध जाता था। इसको आप बंधुआ मजदूर भी बोल सकते हैं, बंधुआ मजदूर। ठीक है ना, बंधुआ मजदूरी भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है। तो बंधुआ मजदूर या फिर गिरमिटिया मजदूर एक ही बात है, जो कि अनुबंध के आधार पे जो करते थे। ठीक है। अगला है अगला प्रश्न है G77 में शामिल देश है। तो आपको बताना है कि जी का मतलब होता है ग्रुप। तो इसका मतलब है कि G77 में शामिल कौन, अधिकांश देश कौन से हैं, क्या विकसित देश है। तो विकसित देश तो इसमें नहीं है, आंतरिक देश भी नहीं है, बाहरी देश भी नहीं है। तो इसमें कौन से देश हैं, विकासशील देश। जैसे कि भारत एक विकासशील देश है। ध्यान रखना भारत एक विकासशील देश है। तो जी का मतलब ग्रुप होता है, समूह है। तो समूह आपको हो सकता है कि वो एग्जाम में ये सा भी दे दे कि समूह है 77। तो एक ही बात है, जी का मतलब भी वही है, समूह का मतलब भी वही है। तो अगर पूछे कि समूह 77 में शामिल देश कौन से हैं या G77 में शामिल देश कौन से हैं, तो वो विकासशील देश इसमें शामिल है। ठीक है। अगला प्रश्न है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, विकासशील देश। अब अगला विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का सबसे बुरा असर कहाँ पड़ा था। यह भी हमने इस प्रश्न का आंसर देख लिया था। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का सबसे ज्यादा असर जो कहाँ पड़ा था, अमेरिका में पड़ा था। और इसकी शुरुआत भी कहाँ से मानी जाती है, अमेरिका से। और विश्वव्यापी आर्थिक मंदी कब भाई, 1929 में। बोलो 1929 में। बताइए विश्वव्यापी आर्थिक मंदी कब भाई, 1929 में। कहाँ से, अमेरिका से। और सबसे ज्यादा प्रभाव कहाँ पड़ा, अमेरिका में। ठीक है। अगले चले अमेरिका से आज से। ये अमेरिका से आज से मतलब ये अमेरिका, जैसे कि हमने अभी कहा कि अमेरिका अमेरिका हम बोलते भी रहते हैं और आपने काफी बार सुना भी होगा। तो अमेरिका से आज से मतलब क्या है, उत्तरी अमेरिका हो गया, दक्षिणी अमेरिका हो गया या कैरिबियन द्वीप हो गया। तो ये सभी अमेरिका में आते हैं। वर्तमान का जो अमेरिका आप देखोगे, हालांकि वो महाद्वीप की बात नहीं है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, कैरिबियन द्वीप समूह महाद्वीप है। ये क्या सॉरी कैरिबियन द्वीप समूह है, वो एक द्वीपों का समूह है। तो हम, हालांकि महाद्वीपों में तो अनेक सारे देश है, जैसे कि कनाडा भी है, ब्राजील भी है, लेकिन अमेरिका अलग देश है। वहां ध्यान रखना है, जिसमें उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के कुछ क्षेत्र और कैरिबियन द्वीप समूह शामिल है, उसको बोलते हैं हम अमेरिका। ठीक है। आगे है रिंडरपेस्ट नामक बीमारी किस महाद्वीप में। रिंडरपेस्ट ये इंपोर्टेंट आपकी किताब में दे रखा है, आप देखोगे। रिंडरपेस्ट नामक बीमारी जो है, रिंडरपेस्ट नामक बीमारी जो है अफ्रीका महाद्वीप में फैलती है। और ध्यान रखना ये बीमारी फैलती है जानवरों में। काय में, जानवरों, याद रह जाएगा। तो रिंडरपेस्ट नामक बीमारी किन में फैलती है, जानवरों में। और यह कौन से महाद्वीप में फैली थी, अफ्रीका महाद्वीप में, याद रह जाएगा। तो रिंडरपेस्ट नामक बीमारी कौन से महाद्वीप में फैली थी, अफ्रीका में। और यह बीमारी जानवरों में फैलती है।
अगला प्रश्न है हमारा 10वां प्रश्न, हम देखते हैं यहाँ, प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? प्रथम विश्व युद्ध सिंपल सी बात है, सभी को याद होगा, 1914 से लेके 1918 तक। कौन सा युद्ध? प्रथम विश्व युद्ध। अगर सेकंड की बात करें तो बताइए, सेकंड की बात करें तो आपको ये कमेंट में करके बताना है, मैं आपको हिंट दे देता हूं, 1900 ये 39 से लेके 1900 कब तक, अब आपको बताना है, कमेंट में करके आप बताइए। प्रथम विश्व युद्ध तो मैंने बता दिया 1914 से 1918। सेकंड विश्व युद्ध आपको बताना है कि 1939 में शुरू हुआ, खत्म कब हुआ और कौन सी घटना के बाद इसका अंत माना जाता है। ये सभी विद्यार्थियों को क्या क्या करके कमेंट करके बताना है, ठीक है। अब हम देखते हैं, ये हमने अभी देखा था कि ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतान के बारे में आप क्या जानते हैं, ठीक है। तो ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतान से मतलब हमारा क्या हुआ, एक तो हो गया आईएमएफ और एक हो गया अपना विश्व बैंक, ठीक है। तो और ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कब हुआ, दोबारा बताइए एक बार, 1944 में। आईएमएफ बोले तो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, क्या हो गया, आईएमएफ का पूरा नाम क्या है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ का। तो आप यहां देख लेते हैं ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतान के बारे में। तो विश्व युद्धों के बाद अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को नियमित करने, तो जुलाई 1944 में, कब, जुलाई 1944 में अमेरिका में ब्रेटन वुड नामक स्थान पर एक सम्मेलन हुआ, जिसको हम ब्रेटन वुड सम्मेलन कहते हैं, जिसमें मौद्रिक और वित्तीय मामलों को नियंत्रित करने की क्या बनी, सहमति। क्योंकि दो विश्व युद्ध आपको पता है 1944 में अभी सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल ही रहा है, इससे पहले प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बीच हो चुका है। तो उस विश्व युद्ध के दौरान इन जो देश है जो उसमें भाग ले, उनकी आर्थिक स्थिति काफी खराब हो जाएगी, तो अब उसको नियंत्रित करने के लिए इस पे सहमति बनी, जो कि ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कहलाता है। कौन सा सम्मेलन कहलाता है, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कहलाता है। कब हुआ, जुलाई 1944 में। कहां पर हुआ, अमेरिका में। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में युद्धोत्तर, युद्धोत्तर का मतलब युद्ध के बाद, पुनर्निर्माण के लिए दो संगठनों की स्थापना हुई। कितने संगठन, दो। किस लिए, युद्ध के बाद के क्योंकि युद्ध में तो सब कुछ तहस नहस हो चुका है, अब युद्ध के बाद फिर से पुनर्निर्माण करना है, तो उसके लिए दो संगठन बनाए गए, जिसे ब्रेटन वुड्स की क्या बोलते हैं, जुड़वा संतान। और ये दोनों संगठन, दो संगठन बनाए गए हैं जिसको ब्रेटन वुड्स की क्या बोलते हैं, जुड़वा संगठन, जुड़वा संतान बोलते हैं। एक तो हो गया आईएमएफ और एक हो गया विश्व बैंक, ठीक है साथियों। तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन की जुड़वा संतान दो कौन सी है, आईएमएफ और विश्व बैंक, ठीक है। समझ गए आप, जुड़वा संतान का मतलब दो संगठनों की स्थापना हुई, जिसी को हम ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतान कहते हैं। उन दोनों का नाम लिख देना और सम्मेलन के बारे में लिख देना, कब कहाँ हुआ, ठीक है। तो ये दोनों संगठन अपने आ गए, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण विकास बैंक। ये विश्व बैंक का पूरा नाम है, ध्यान रखना। ये तो अपना आईएमएफ हो गया और ये विश्व बैंक हो गया। ये विश्व बैंक को तो हम सामान्य नाम से बोल देते हैं, जैसे कि आपको घर में किसी और नाम से सामान्य बोल देता होगा, लेकिन स्कूल में आपका कुछ और नाम होगा। तो ध्यान रखना, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष तो आईएमएफ है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, और अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण विकास बैंक, क्योंकि इनका उद्देश्य तो यही था ना कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पुनर्निर्माण करना। तो अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण विकास बैंक को सामान्य या आम बोलचाल की भाषा में क्या बोला जाता है, विश्व बैंक। बताइए क्या बोला जाता है, विश्व बैंक। या ये पूछे कि विश्व बैंक का पूरा नाम बताइए, या असली नाम क्या है, अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण विकास बैंक, ठीक है। अगला प्रश्न है कि 1929 की आर्थिक मंदी के कारण, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला तो हमने कुछ एपिसोड में भी देखा था कि जो आर्थिक मंदी है वो 1929 में आई है, जिसका प्रभाव सबसे ज्यादा अमेरिका पर रहता है, और अमेरिका से इसकी क्या होती है, शुरुआत होती है। लेकिन अब हमारा प्रश्न ये है कि इसके कारण क्या है, आर्थिक मंदी के कारण क्या है, क्या कारण थे कि ये आर्थिक मंदी का सामना विश्व को करना पड़ा। तो पहला देखना, 1929 में संपूर्ण विश्व को आर्थिक मंदी का सामना करना पड़ा, जिसका नकारात्मक प्रभाव सभी देशों पर पड़ा। इसके देखना कारण, क्योंकि आपको पता है 1914 से 1918 के बीच पहला विश्व युद्ध हो चुका था, और विश्व युद्ध के दौरान वस्तुओं का उत्पादन बढ़ गया था। लेकिन जैसे विश्व युद्ध खत्म हुआ तो अब मांग हो गई कम
कि विश्व युद्ध के दौरान तो मांग होती है ज़्यादा, अब उत्पादन तो हो गया ज़्यादा, लेकिन जैसे ही विश्व युद्ध खत्म हुआ तो उत्पादन तो उतना ही चलता रहा और मांग हो गई कम। तो अब वो जो अतिरिक्त उत्पादन है उसको कहाँ एडजस्ट करे? भाई खरीदने वाला तो है नहीं, क्योंकि मांग नहीं है तो खरीदेगा कैसे? तो खरीदने वाला तो कीमतें गिरेगी, लोगों के पास पैसे नहीं है और धीरे-धीरे ये समस्या सब क्षेत्रों में आएगी, ठीक है ना? तो पहला कारण देखते हैं यहाँ उत्पादन की अधिकता, ठीक है? तो ध्यान रखना, आर्थिक मंदी के कारण देख रहे हैं, उत्पादन की अधिकता पहला कारण है। तो आर्थिक मंदी का पहला कारण क्या है? उत्पादन की अधिकता। भाई उत्पादन ज़्यादा कर रहे हो ना और खरीदने वाले हैं नहीं। तो कृषि उत्पादों की अधिकता के कारण मूल्यों में गिरावट आ गई। परिणाम स्वरूप किसानों की आय का स्तर गिरने लगा। इस कारण सभी किसान अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए उत्पादन पर बल देने लगे, अतः खरीदारों की कमी के कारण आर्थिक सुधार संभव नहीं हुआ। तो इसका मतलब समझे भाई, लोग उत्पादन ज्यादा कर रहे हैं, उत्पादन ज्यादा कर रहे हैं और खरीदार कम है, खरीदार कोई खरीद नहीं रहा, या खरीद रहा कम है, तो इसका मतलब कम कीमत पर बेचेंगे। कम कीमत पर बेचेंगे तो इसका मतलब उनकी आमदनी क्या हुई? घट गई। आमदनी घटने के लिए, आमदनी घट गई तो आमदनी बढ़ाने के लिए क्या करेंगे ये? फिर ज्यादा ज्यादा कृषि करेंगे या ज्यादा खेती करेंगे, और ज्यादा खेती करेंगे तो फिर ज्यादा उत्पादन होगा, और फिर ज्यादा उत्पादन होगा तो फिर कोई खरीदने वाला नहीं है, और फिर कीमत कम करेंगे और फिर ज्यादा उत्पादन करेंगे, फिर कीमत कम होगी। तो ऐसे ये चक्कर चलता रहेगा और उत्पादन बहुत ज्यादा हो जाएगा और खरीदने वाले लोग नहीं रहेंगे, ठीक है? तो उत्पादन की अधिकता आर्थिक मंदी का अपना पहला कारण होगा कि उत्पादन ज्यादा मात्रा में हो रहा था। यह आर्थिक मंदी का अपना एक महत्वपूर्ण कारण है। अगला देखते हैं, अगला कारण ऋणों में गिरावट। क्या कारण है? ऋणों में गिरावट। 1920 के दशक में अमेरिका विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्था में शामिल था और विभिन्न देशों को ऋण की अदायगी भी करता था। आपको पता है कि 1914 से 1918 के बीच जो पहला विश्व युद्ध हुआ, उसमें अमेरिका एक महत्वपूर्ण ताकत के रूप में उभरा, जो कि जो युद्ध में भाग ले रहे थे देश, उनको उन्होंने काफी मात्रा में क्या दिया था? ऋण। परंतु आर्थिक मंदी के कारण अमेरिका की खुद की हालत खराब हो गई। अब वह ऋण कैसे देगा अन्य देशों को? शेयर मार्केट में गिरावट आने से सभी देशों की आर्थिक स्थिति में क्या आया? गिरावट आ गया। मतलब पहले जो धन उधार दे रहा था, अब उसकी खुद की हालत खराब है आर्थिक मंदी के कारण, वह अन्य देशों को कैसे देगा? इस कारण अन्य देशों की भी हालत क्या हुई? खराब हो गई और उनकी वो भी आर्थिक मंदी की चपेट में आ गए। तो ध्यान रखना है, दो कारण हमने यहाँ महत्वपूर्ण देखे हैं जो है आर्थिक मंदी के, एक तो उत्पादन की अधिकता, अधिक उत्पादन, और ऋणों में गिरावट, ठीक है ना? ये दो कारण, और एक आप प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव भी लिख सकते हैं इसका कारण, ध्यान रखना। अगर तीसरा कारण लिखना चाहिए तो क्या? प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव। प्रथम विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ? लोगों, देशों ने अत्यधिक भारी मात्रा में प्रथम विश्व युद्ध में खर्च किया पैसा वैसा, तो ध्यान रखना। तो इस कारण उनके पास फिर ज्यादा पैसा बचा नहीं। और अगर चौथा कारण लिखना चाहिए तो आप बेरोजगारी भी लिख सकते हैं, क्योंकि लोगों के पास क्या नहीं रहा? रोजगार नहीं रहा, बेरोजगारी। क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान तो बड़ी संख्या में लोगों को भर्ती किया गया, लेकिन जैसे युद्ध खत्म हुआ तो लोगों को वापस निकाल दिया गया और वह लोग बेरोजगार हो गए। और बेरोजगार हो गए तो उनके पास पैसे नहीं है, पैसे नहीं है तो वह सामान कैसे खरीदेगा, और सामान नहीं खरीदेगा तो वो फिर जीडीपी या जो सर्कुलेशन वो कैसे चलेगा? वो नहीं चलेगा तो फिर मंदी आनी है। ये कुछ कारण हैं जो कि 1929 की आर्थिक मंदी के कारण है। हमने इस यहाँ कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देख लिए हैं साथियों। आप इन सभी प्रश्नों को जो है कॉपी में नोट कर लीजिए और वीडियो को एक बार उन्हें देखेंगे तो आपको ठीक से और समझ में आ जाएगा। इस पार्ट में हम आपको ये क्वेश्चन ध्यान रखने हैं, एग्जाम में आपको इनमें से एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। आप इनको एक दो बार रिवाइजन करेंगे तो आपको ठीक से याद हो जाएंगे। सभी साथियों ने वीडियो को पूरा देखा या नहीं देखा तो जरूर पूरा देखें। आप इसको पॉज करके आप लिख भी सकते हैं, ठीक है साथियों? तो एक बार मैं आपका फिर से धन्यवाद करना चाहता हूँ। धन्यवाद।